40 साल। सोचिए, पूरे 40 सालों तक दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य था जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा रहा। ये कहानी है उस राज्य मैसूर की, उसके शासकों की और उनके एक शानदार मगर दुखद संघर्ष की। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए ये रहा हमारा सफर। हम शुरू करेंगे उस शक्ति के शून्य से जिसने इस पूरे संघर्ष को जन्म दिया। फिर देखेंगे कि कैसे एक आम सिपाही शासक बन गया। उस दौर के 4 बड़े खिलाड़ियों के खेल को समझेंगे, आंग्ल मैसूर युद्धों की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे मैसूर के शेर ने अपनी आखिरी दहाड़ भरी। चलिए कहानी शुरू करते हैं 18वीं सदी के दक्षिण भारत से। ये एक ऐसा वक्त था जब एक बहुत बड़े साम्राज्य के गिरने से एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया था और हर कोई उस खाली जगह को भरने की होड़ में लगा हुआ था। हुआ ये कि जब ताकतवर विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो पूरे दक्षिण भारत में एक तरह की अस्थिरता फैल गई। इसी उथल-पुथल के माहौल में 1612 में मैसूर में वोडियार राजवंश सामने आया, जिसने शून्य को भरने की कोशिश की। लेकिन देखिए, 1700 के दशक के बीच तक आते आते वोडियार राजा सिर्फ नाम के राजा रह गए थे, मतलब एक कठपुतली की तरह। असली ताकत तो उनके 2 मंत्रियों के हाथ में थी, सेनापति नंजराज और वित्त मंत्री देवराज। राजा का बस नाम चलता था, सारे फैसले यही दोनों लिया करते थे। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले नायक की, एक ऐसा इंसान जो गुमनामी के अंधेरे से निकला और एक पूरे साम्राज्य का निर्माता बन गया। हैदर अली का सत्ता में आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 10-12 साल के अंदर एक मामूली घुड़सवार सैनिक अपनी काबिलियत और हिम्मत के दम पर मैसूर का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है, और वो दूर की सोचते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से बनाया गया वो मॉडर्न शस्त्रागार। इसने उनकी सेना को वो ताकत दी जो उस वक्त किसी के पास नहीं थी। अब देखिए, मैसूर का ये जो उदय हो रहा था वो किसी खाली मैदान में नहीं हो रहा था। ये दक्षिण भारत की एक बहुत ही खतरनाक शतरंज की बिसात पर हो रहा था, जहां पहले से ही 3 और बड़े खिलाड़ी अपनी चालें चल रहे थे। तो ये 4 ताकतें थीं, मैसूर, मराठा, निजाम और ब्रिटिश। और इस खेल में कोई किसी का पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं था। यहाँ सिर्फ मतलब के गठबंधन थे और पीठ में छुरा घोंपने वाले धोखे थे। हर कोई बस अपना दबदबा बनाना चाहता था और इसी वजह से ये पूरा इलाका एक तरह से जंग का मैदान बना हुआ था। हैदर अली का ये एक वाक्य उनकी सबसे बड़ी चुनौती को ब्रिलियंटली समझा देता है। वो जानते थे कि जमीन पर तो अंग्रेजों को धूल चटा सकते हैं, उनकी जमीनी सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन समुद्र का क्या? समुद्र पर अंग्रेजों का राज था और वो जानते थे कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब इस कहानी के दिल में चलते हैं, बात करते हैं उन 4 भयानक युद्धों की जिन्होंने सिर्फ मैसूर का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत का भविष्य तय कर दिया। असल में ये 4 अलग-अलग युद्ध नहीं थे, ये एक ही लंबे 30 साल तक चले संघर्ष के 4 अध्याय थे। ये मैसूर की शाही परिवार और बढ़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली लड़ाई थी, जो हर बार पहले से ज्यादा खूनी और निर्णायक होती जा रही थी। पहले युद्ध का नतीजा हैरान करने वाला था। हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास की संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी अपनी शर्तों पर। यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि इसने पहली बार अंग्रेजों के कभी न हारने वाले गुरूर को तोड़ा था। सोचिए, एक भारतीय राजा अंग्रेजों से युद्ध का हर्जाना वसूल रहा था। दूसरे युद्ध के साथ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। युद्ध के बीच में ही बेहतरीन रणनीतिकार हैदर अली की मौत हो जाती है और उनकी जगह लेता है उनका बेटा, जिसे दुनिया जल्द ही मैसूर का शेर यानी टीपू सुल्तान के नाम से जानने वाली थी। ये एक बहुत ही गहरा रणनीतिक सवाल है ना? और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास इसका एक बहुत ही क्रूर जवाब था। श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक जिल्लत थी। इसका मकसद ही यही था कि मैसूर की कमर तोड़ दी जाए ताकि वो फिर कभी सिर ना उठा सके। और अपने 2 मासूम बेटों को दुश्मन के पास बंधक के तौर पर भेजना ये टीपू के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत सदमा भी था। और ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये शब्द, ये उनकी सोची समझी रणनीति को साफ साफ दिखाते हैं। उनकी फूट डालो और राज करो की नीति। उन्होंने न सिर्फ मैसूर को कमजोर किया बल्कि ये भी पक्का किया कि उनके जो दिखावे के दोस्त थे मराठा और निजाम, वो भी ज्यादा ताकतवर न बन जाएं। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे दुखद पड़ाव पर हैं। शेर जख्मी था,
लेकिन उसकी दहाड़ में अब भी दम था और सामने खड़ा था एक ऐसा साम्राज्य जो उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता था। इसी बीच लॉर्ड विलेस्ली एक नई और बहुत ही खतरनाक नीति लेकर आया, सहायक संधि। ये एक तरह का मीठा जहर था, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे मानना मतलब अपनी आज़ादी बेच देना। टीपू सुल्तान ने इस गुलामी को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और उनके इसी इनकार ने चौथे और आखिरी युद्ध की नींव रखी। युद्ध का अंत बहुत ही नाटकीय और दुखद था। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान ने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। उनकी मौत के साथ ही मैसूर की आज़ादी का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन टीपू को सिर्फ एक योद्धा के तौर पर याद करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो अपने वक्त से बहुत आगे की सोच रखने वाले एक आधुनिक शासक थे, एक ग्लोबल थिंकर। वो समझते थे कि भविष्य सिर्फ जंग में नहीं बल्कि इनोवेशन में है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में है, व्यापार में है। मैसूर का गिरना भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता अगर उस दौर में भारतीय ताकतें जैसे मराठा और निजाम अपने आपसी झगड़े भुलाकर एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़ी हो जाती? तो क्या आज इतिहास कुछ और होता?